एक समय की बात है, एक राज्य के दरबार में एक दिन इसी विषय पर चर्चा हो रही थी कि क्या कोई इतना चालाक हो सकता है कि राजा को भी धोखा दे सके। राजा, जिसका नाम वीरेंद्र था, अपने सामने खड़े मंत्रियों की ओर देखकर बोला, मुझे पूरा विश्वास है कि इस राज्य में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे धोखा दे सके। मेरी बुद्धि इतनी तेज है कि मैं किसी की भी चाल तुरंत समझ सकता हूं। महाराज बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी बुद्धि का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। लेकिन एक मंत्री चुप खड़ा रहा। राजा ने उसकी ओर ध्यान दिया। क्यों मंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? क्या आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं? महाराज, मैं आपकी बुद्धि पर संदेह नहीं कर रहा, परंतु यह कहना कि आपको कोई धोखा नहीं दे सकता, यह बात मुझे पूरी तरह सत्य नहीं लगती। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम यह कहना चाहते हो कि इस राज्य में कोई मुझे धोखा दे सकता है? महाराज, संसार में हर प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग सीधे होते हैं तो कुछ बहुत चतुर और चालाक भी होते हैं। उदाहरण के लिए हमारे राज्य के कुछ सुनार ऐसे हैं जो अपने ग्राहकों के साथ धोखा करते हैं। यह असंभव है। मेरे राज्य में कोई भी व्यक्ति बेईमानी नहीं कर सकता, और अगर कोई करता भी है तो वह मुझसे छिप नहीं सकता। महाराज, बेईमानी करने वाला व्यक्ति बहुत चालाक होता है। वह इतनी सफाई से धोखा देता है कि सामने वाले को पता भी नहीं चलता। सुनार तो विशेष रूप से इस कला में निपुण होते हैं। वे सोने में मिलावट करके भी ग्राहक को संतुष्ट कर देते हैं। तो तुम कहना चाहते हो कि वे मुझे भी धोखा दे सकते हैं? महाराज, अगर वे दूसरों को धोखा दे सकते हैं तो यह संभव है कि वे आपको भी देने की कोशिश करें। बात केवल कोशिश की है, सफलता की नहीं। महाराज, यदि ऐसी कोई बात है भी तो क्या वे लोग स्वयं स्वीकार करेंगे? कोई भी अपनी बेईमानी खुले में नहीं मानेगा। यही तो तुम लोग नहीं समझते। मैं उनसे इस तरह बात करूंगा कि सच अपने आप बाहर आ जाएगा। जाओ, पूरे राज्य में संदेश भेज दो। कल सुबह सभी सुनार दरबार में उपस्थित हों। जो नहीं आएगा उसे कड़ी सजा दी जाएगी। मंत्री ने मन ही मन सोचा, महाराज को अपनी बुद्धि पर बहुत भरोसा है, लेकिन कल ही पता चलेगा कि असली चालाक कौन है। अगली सुबह राज्य के कोने कोने से आए सभी सुनार महल में इकट्ठा हो चुके थे। हर किसी के चेहरे पर जिज्ञासा और हल्की चिंता साफ झलक रही थी। एक सुनार ने पास खड़े साथी से कहा, भाई, समझ में नहीं आता, महाराज ने हम सबको अचानक क्यों बुलाया है? कोई बड़ा काम होगा क्या? दूसरा सुनार थोड़ा सोचकर बोला, संभव है राज परिवार में कोई बड़ा उत्सव होने वाला हो, विवाह या राज्याभिषेक जैसा कुछ, तभी इतनी जल्दी में बुलाया गया है। तीसरा सुनार सिर हिलाते हुए बोला, नहीं, ऐसा होता तो रानियां हमें अलग से बुलवाती। ये तो सीधे महाराज का आदेश है। बात कुछ और ही लगती है। एक बुजुर्ग सुनार ने अंदाजा लगाते हुए कहा, मुझे तो लगता है महाराज पड़ोसी राज्य को कोई खास उपहार भेजना चाहते हैं और गहने बनवाने की जल्दी है। इतने में एक कोने से आवाज आई, अंदाजे लगाने से कोई फायदा नहीं है। महाराज खुद ही बता देंगे कि बात क्या है। हमें बस सच बोलने के लिए तैयार रहना चाहिए। तभी महाराज अपने मंत्रियों के साथ वहां आ गए। तुम सबको यहाँ एक बहुत साधारण प्रश्न पूछने के लिए बुलाया गया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम सब बिना डर के पूरी ईमानदारी से जवाब दोगे। सुनार चुप रहे। कोई भी पहले बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अगर मैं तुम में से किसी को कुछ सोना दूं और उससे कोई वस्तु बनवाऊं, तो क्या तुम उस सोने में से थोड़ा बहुत हिस्सा बिना मुझे बताए निकाल सकते हो? और ध्यान रहे, अगर तुम्हारे ऊपर कड़ी निगरानी भी रखी जाए तब भी क्या यह संभव है? अब सुनारों के चेहरों पर बेचैनी साफ दिखने लगी। वे एक दूसरे को देखने लगे, जैसे कोई पहले बोलने की हिम्मत करे। राजा ने फिर ऊंची आवाज में कहा, क्या हुआ? अभी तक कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहा? सच बोलने में डर कैसा? आखिरकार एक सुनार ने हिम्मत जुटाकर कहा, महाराज, यदि हम पूरी चालाकी से काम लें तो हाँ, ये संभव है। जी महाराज, यदि हम चाहें तो थोड़ा बहुत सोना निकाल सकते हैं। तो बताओ, कितना सोना निकाल सकते हो? हम चौथाई हिस्सा निकाल सकते हैं महाराज। हम आधा भी निकाल सकते हैं, अगर मौका मिले। तभी पीछे से दीपक की आवाज आई,
महाराज, अगर मैं चाहूं तो पूरा का पूरा सोना ही गायब कर सकता हूं। यह सुनकर पूरे कमरे में हलचल मच गई। सभी सुनार चौंक कर उसकी ओर देखने लगे। राजा ने उसे सिर से पांव तक घूरते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम दीपक है महाराज। ठीक है, अब तुम्हारी परीक्षा होगी। तुम रोज राजमहल आओगे। यहां तुम्हें मेरे दिए हुए कपड़े पहनने होंगे। मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से सोना दूंगा और मेरी आंखों के सामने तुम एक घोड़ा बनाओगे। जब मैं वहां नहीं रहूंगा तब भी मेरा सबसे विश्वसनीय अंगरक्षक तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखेगा, और जब तुम महल से बाहर जाओगे तो तुम्हारी पूरी तलाशी ली जाएगी। तुम अपने साथ एक कण भी बाहर नहीं ले जा सकोगे। महाराज, इतनी कड़ी व्यवस्था में तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अब भी समय है। अगर तुम डर गए हो तो पीछे हट सकते हो। महाराज, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। मैं यह कर सकता हूं। अगर तुम सफल हो गए तो मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे कर दूंगा और साथ ही अपने राज्य का आधा हिस्सा भी तुम्हें दे दूंगा। लेकिन अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें हमेशा के लिए इस राज्य से निकाल दिया जाएगा। कुछ सुनार घबरा कर बोले, दीपक, ये पागलपन है। इतने कड़े पहरे में तो कोई भी यह काम नहीं कर सकता। तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। महाराज, मुझे अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा है और मैं ये करके दिखाऊंगा। अच्छा, तो फिर कल से तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है। अब देखते हैं तुम्हारी चालाकी बड़ी है या मेरी बुद्धि। दीपक अगले दिन सुबह सुबह ही महल पहुंच गया। उसने दूसरे कपड़े पहने, सोना और औजार लिए और काम शुरू कर दिया। राजा के पहरेदार दिन भर उसे घेरे रहते। अधिकतर समय राजा भी वहीं आसपास रहता। दिन भर की मेहनत के बाद वह अपने कपड़े फिर से पहनता, राजा के आदमियों को सारा सामान सौंपता और अपने घर की ओर लौट जाता। ऐसा रोज होता। आखिरकार 7 दिन बाद मूर्ति तैयार हो गई। 7वें दिन दीपक ने घोड़े की सोने की प्रतिमा सबको दिखाई। क्या ये पूरी हो गई? बस महाराज, अभी पूरी तरह से नहीं। जरा सा काम बाकी है। अंतिम चरण बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर यह ठीक से न किया जाए तो सारी मेहनत बेकार हो सकती है। अच्छा, और वह अंतिम काम क्या है? महाराज, आज रात भर इस घोड़े की प्रतिमा को ताजे दही में पूरी तरह डुबोकर रखना होगा। दही में रखने से सोने की सतह पर एक खास तरह की चमक आती है। फिर कल सुबह मैं इसे निकालकर विशेष तरीके से साफ और चमकाऊंगा। तभी यह प्रतिमा अपनी असली सुंदरता दिखाएगी। यह प्रक्रिया बहुत जरूरी है। दही में? मैंने तो आज तक ऐसा कभी नहीं सुना। लोग तो तेल, कपड़े या पत्थर से चमकाते हैं। दही से मूर्ति चमकाना, यह तो बिल्कुल नई बात है। महाराज, यही तो मेरी खास तकनीक है। हर कारीगर के पास कुछ ऐसी विधियां होती हैं जो सबको नहीं मालूम होती। यही विधि इस प्रतिमा को सबसे अलग बनाएगी। ठीक है, अगर यह जरूरी है तो किया जाएगा। तुम्हें कितना दही चाहिए? एक बड़ा मटका, और वह भी बिल्कुल ताजा। जितना ताजा दही होगा उतना ही अच्छा परिणाम मिलेगा। अब यह भी अच्छी फरमाइश है। संध्या का समय है। इस वक्त ताजा दही कहाँ से मिलेगा? आमतौर पर लोग रात में दही जमाते हैं ताकि सुबह तक तैयार हो जाए। अगर तुम्हें दही चाहिए था तो सुबह ही बता देते, हम इंतजाम कर लेते। हाँ, ये मेरी गलती है। मैं इस काम में इतना उलझ गया कि ध्यान ही नहीं रहा। लेकिन क्या बाजार में कहीं ताजा दही मिल सकता है? शायद कोई बेचने वाला मिल जाए। तभी सबकी नजर सड़क की ओर गई, जहां एक युवती सिर पर बड़ा सा घड़ा लिए धीरे धीरे जा रही थी। पहरेदार ने उसे रोककर पूछा, अरे तुम क्या ले जा रही हो? ताजा दही है। आज मुझे घर से निकलने में देर हो गई, इसलिए बेच नहीं पाई। अब इसे वापस घर ही ले जा रही हूँ। इसे अंदर ले जाओ, हम इसे खरीद लेंगे। यह तो बहुत अच्छा हुआ। मैं तो सच में चिंतित हो रहा था कि अगर दही नहीं मिला तो मेरा काम अधूरा रह जाएगा। युवती घड़ा लेकर पास आ गई। ठहरो, पहले मैं दही की जांच करूंगा। काम बहुत नाजुक है, इसलिए यह देखना जरूरी है कि दही सही है या नहीं। नहीं, पहले इसके पैसे चाहिए।
बिना पैसे दिए तुम इसे छू भी नहीं सकते। ये ताजा दही है, अगर तुमने इसे खराब कर दिया तो मुझे भारी नुकसान होगा, फिर ये आधे दाम पर भी नहीं बिकेगा। ठीक है, महाराज पहले इसका मूल्य दे दिया जाए। राजा ने तुरंत उसे एक सोने की अशर्फी दिलवा दी। दीपक ने घड़े में झांककर ध्यान से देखा और बोला, ऊपर से तो ठीक लग रहा है। इतना कहकर उसने बिना देर किए घोड़े की सोने की प्रतिमा उठाई और सीधे दही के घड़े में डाल दी। युवती आश्चर्य से देखती रह गई। कुछ क्षण बाद वह जाने लगी। तभी दीपक ने उसे फिर आवाज दी, सुनो, अब क्या हुआ? मुझे यह दही उतना अच्छा नहीं लगा। इसमें पानी कुछ ज्यादा है। इससे मूर्ति पर वैसी चमक नहीं आएगी जैसी मैं चाहता हूं। बेहतर होगा कि मैं कल सुबह ताजा दही लेकर अपना काम पूरा करूं। तो अब मैं क्या करूं इसका? क्या इसका अचार डालूं? अब तो ये कोई खरीदेगा भी नहीं। तुमने इसमें मूर्ति डालकर इसे पूरी तरह खराब कर दिया है। दीपक ने मटके से मूर्ति निकालते हुए कहा, अब जो मन में आए करो। खाना है तो खाओ, फेंकना है तो फेंक दो, और ज्यादा शिकायत मत करो। तुम्हें इसकी पूरी कीमत मिल चुकी है। भूल गई क्या? महाराज ने खुद भुगतान किया है। युवती गुस्से में बड़बड़ाती हुई घड़ा उठाकर वहां से चली गई। अगले दिन दीपक ने मूर्ति ताजे दही से चमकाई और राजा के सामने रख दी। राजा ने अपने स्वर्ण विशेषज्ञ को बुलवाया। ऐसे देखकर बताओ कि सुनार ने इसमें से कितना सोना गायब किया है। विशेषज्ञ स्वर्णकार ने उसे जांचना शुरू किया, लेकिन बार बार जांचने परखने के बाद भी उसकी समझ में कुछ नहीं आया। बताओ भाई, क्या बात है? महाराज, इसमें तो रत्ती भर भी सोना नहीं है। यह कैसे हो सकता है? स्वयं मैंने इसे सारा सोना दिया और इसने मूर्ति भी मेरे ही सामने बनाई है। इसे कमरे में से एक भी वस्तु बाहर नहीं ले जाने दी गई। यह सब तो मैं नहीं जानता, पर इतना जानता हूं कि यह मूर्ति खालिस पीतल की है। सोने का तो इसमें नामो निशान भी नहीं है। यह तो कमाल हो गया। महाराज, मैंने पहले ही कहा था, मैं यह कर सकता हूं। ठीक है दीपक, अब मुझे सच सच बताओ, तुमने यह सब कैसे किया? महाराज, पहले आप वचन दीजिए कि सच बताने पर मुझे कोई सजा नहीं दी जाएगी। मैं वचन देता हूं, तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। अब सच बताओ। महाराज, जिस दिन दही वाली लड़की आई थी, वह कोई साधारण लड़की नहीं थी। वह मेरी अपनी बहन थी। मैंने पहले ही रात को पीतल की बिल्कुल वैसी ही मूर्ति बना ली थी और उसे दही के घड़े में छिपा दिया था। जब मेरी बहन घड़ा लेकर महल आई, तब मैंने आपके सामने सोने की मूर्ति उस घड़े में डाली और उसी समय चुपके से पीतल की मूर्ति बाहर निकाल ली। तो मतलब उसी समय मूर्ति बदल दी गई? जी महाराज, और क्योंकि सबका ध्यान दही और उस लड़की पर था, किसी ने इस छोटी सी अदला बदली पर ध्यान ही नहीं दिया। राजा कुछ क्षण चुप रहा, फिर अचानक जोर से हंस पड़ा। वाह, सच में वाह दीपक, तुमने तो हमें पूरी तरह मूर्ख बना दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि कोई मेरी आंखों में भी धूल झोंक सकता है। महाराज, अब तो आपको मानना पड़ेगा कि चालाकी और बुद्धि हर जगह मिलती है। हाँ, आज मेरा घमंड टूट गया। मैंने खुद को सबसे चतुर समझा, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि कोई भी पूर्ण नहीं होता। मैं अपने वचन का पालन करूंगा। दीपक का विवाह राजकुमारी से किया जाएगा और उसे राज्य का आधा भाग भी दिया जाएगा। महाराज, मैं आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। समय बीतता गया। राजा के बाद दीपक ने राज्य संभाला, लेकिन उसने कभी चालबाजी या धोखे का सहारा नहीं लिया। उसने न्याय, ईमानदारी और बुद्धिमानी से शासन किया। लोग उससे प्रेम करने लगे और धीरे धीरे उसका नाम राज्य के सबसे श्रेष्ठ और न्यायप्रिय राजाओं में गिना जाने लगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।